ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैडम इस ओपिनियन इस आर्टिकल के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। तो एक्चुअली दिस आर्टिकल रिटन बाय द मैडम मलिहा इज़ अबाउट द पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है या पाकिस्तान की जो ग्लोबल रेलिवेंसी है वो कम होती जा रही है। सो इस हम पैसेज में इस हम आर्टिकल में देखते हैं कि कौन-कौन से एग्जाम्पल के साथ उनको रिलेट किया गया है। So let's start. Pakistan is becoming increasingly marginalized in international affairs. It's no longer able to shape the strategic environment in its neighborhood to advance its interest, much less influence global geopolitics. अब देखें ना यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के रोल की कि पाकिस्तान का जो रोल है ना इन इंटरनेशनल अफेयर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स वो कम होता जा रहा है। उसकी जो रेलिवेंसी है ना वो कम होती जा रही है, वो मार्जिनलाइज होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स में देखें, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर। जो पाकिस्तान के रिलेशन थे यूएस के साथ वो बड़े अच्छे रिलेशन थे बिकॉज पाकिस्तान वाज अ क्लोज एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स particularly during the Cold War and the war on terror. सो अगर हम अभी देखते हैं कि उनके जो रिलेशंस है ना वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने वो पहले थे ड्यूरिंग दीस इयर्स। ओके जी, अब है कि पाकिस्तान रेलिवेंसी इन इंटरनेशनल अफेयर्स। अब हम एग्जांपल ले रहे थे पाकिस्तान एंड यूएस के। ठीक है, पाकिस्तान एंड यूएसए। अब अगर हम यहाँ पे कोल्ड वॉर पीरियड को ही हम एनालाइज करें, अब कोल्ड वॉर पीरियड में क्या था कि पाकिस्तान एंड जो यूएसए थे वो क्या थे, देवर क्लोज एलाइज। ठीक हो गया। पर्टिकुलरली हम वॉर ऑन टेरर पे भी देखें या कोल्ड वॉर में भी देखें तो पाकिस्तान ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था एंड फ्रॉम द साइड ऑफ यूएसए। आप जो है अफगान वॉर का एग्जांपल ले लें, अफगान वॉर में कैसे पाकिस्तान ने जो है पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द साइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद वॉर ऑन टेरर पे देखें कि पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई मेंबर था वहाँ का और उसने भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था यहाँ पे वॉर एंड टेरर पे। लेकिन अब हम देखते हैं ना कि their relations have become strained due to disagreements over counter terrorism efforts. अब जो टेररिज्म है ना वो बड़ा इशू है इनके दरमियान। अब उन पे जो इनकी डिसएग्रीमेंट्स है वहां से वहां पे भी इनके जो रिलेशन है ना वो खराब हो रहे हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर। और जैसे कि बार बार पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक्टिवली फाइट नहीं कर रहा अगेंस्ट द टेररिज्म। और उसके अलावा अगर रीजनल पॉलिसीज में देखें तो वो भी पाकिस्तान का जो रोल है वो डिमिनिश होता जा रहा है। उसके बाद दूसरा रीज़न, फर्स्ट तो रीज़न ये था ना काउंटर टेररिज्म, दूसरा रीज़न ये भी है कि जो यूएसए एंड जो इंडिया के बीच इनकी जो एंगेजमेंट्स बढ़ती जा रही है ना तो वहाँ से भी पाकिस्तान के इतने एक्टिव जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ नहीं है। अब देखें ना कि यूएसए हैज इंक्रीजिंगली अलाइंड इटसेल्फ विद इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो वहां से क्या होता है कि इट रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट दैट डिमिनिश पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन द अमेरिकन पॉलिसी। अब देखें इनके पास जो है ना इनके साथ बड़े एग्रीमेंट्स है, सिविल न्यूक्लियर डील इनके दरमियान जो है वो एग्रीमेंट है यूएसए इंडिया। इसके बाद आप देखें कोम कासा है, ठीक हो गया, कोम कासा है एंड सिस्मोआ है। उनके अलावा जो है बेका है। ठीक है, तो ये जो है एग्रीमेंट्स है ना उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों की, तो यहाँ से भी जो पाकिस्तान और जो यूएसए के रिलेशन है वो बड़े जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। अब उसके बाद क्या है, द कंट्री हैज फेस्ड। ठीक है, अगर अब यहाँ पे जो है ना दो इश्यूज की बात हो रही है। नंबर वन इज कश्मीर इशू, नंबर सेकंड इज अफगानिस्तान इशू। अब अगर हम कश्मीर डिस्प्यूट की बात करेंगे ना तो आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो इंडिया ने रिवोक किए थे आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 370 एंड 35A,
which granted special autonomy to the Jammu and Kashmir. So obviously, this was a major setback for Pakistan, which has long sought to internationalize the Kashmir issue and position itself as a defender of Kashmiri rights. So, despite the diplomatic protests and attempt to highlight the issue at the international forums, at the international platforms, Pakistan's efforts to reverse or impact this decision have been largely unsuccessful. तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को एक बड़ा सेटबैक मिला है. उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट द अफ़गानिस्तान इशू, तो अफ़गानिस्तान इशू का तो आप लोगों को पता होगा कि रिटर्न ऑफ तालिबान टेक ओवर इन द ईयर ऑफ 2021. तो वहाँ पे क्या था कि इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट also significant setback, a reversal for the Pakistan, because Pakistan has been a key supporter of the Taliban during the 1990s and had worked with the United States of America to combat the extremist threats. So the new Taliban government's consolidation of power challenged Pakistan's strategic objectives. अब जो तालिबान का है ना वो लेस प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है और वहाँ पे पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ना वो एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस है ओवर देम. तो उस वजह से जो इस्लामाबाद की एबिलिटी है टू शेप द अफगानिस्तान फ्यूचर, टू प्ले एक्टिव रोल इन अफगानिस्तान पॉलिसी, वो थोड़ा सा जो है वो इम्पेक्ट होता जा रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो भी लिमिटेड होता जा रहा है. अब उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट की, जो आर्टिकल में भी बात की गई है पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट की. अब यहाँ पे क्या है कि ना सिर्फ ग्लोबल अफेयर्स में या अमेरिकन पॉलिसी में बट इन द मिडिल ईस्ट एज वेल द रोल ऑफ पाकिस्तान इज diminishing. So we can say that shift from diplomatic influence to seek loans. अब देखिए अगर हम प्रीवियसली देखें ना तो पाकिस्तान ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है इन द मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स विद द रीजनल प्लेयर्स. वहाँ पे पाकिस्तान ने पीस इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया है, बीच में जो है डायलॉग्स को प्रमोट किया है और बड़ा जो है ना एक्टिव रोल रहा है पाकिस्तान का अगर हम मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स की बात करें तो. लेकिन अगर हम अब सिनारियो देखते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली चेंज, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल है ना उसमें शिफ्ट हमें नजर आती जा रही है. लाइक इट हैज टेकन शिफ्ट फ्रॉम द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस टू द सीक लोन्स. अब वो देखें ना वो लोन्स ले रहा होता है फ्रॉम द अर्बन अरब कंट्रीज लाइक यूएई से, सऊदी अरब से. अब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें ना, प्रीवियसली मिडिल ईस्ट की बात करें तो स्विस जो क्राइसिस थे, स्विस क्राइस 1956, अब उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल जो है हमें नज़र आता है. उसके बाद अगर हम इस्लामिक समिट की कॉन्फ्रेंस की बात करें ना तो उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ी जो है एक्टिव इंगेजमेंट दिखाई थी. अब देखें कि इन द ईयर ऑफ 1961 पाकिस्तान played a significant role in organizing the first Islamic summit in Lahore. अब लाहौर में इस्लामिक समिट जो थी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज की थी. This organized brought together leaders from the Muslim majority countries to discuss the common issues and strengthen the solidarity among the Islamic nation. So the summit was key moment in establishing Pakistan as a leading voice in the Muslim world and enhancing its diplomatic influence in the Middle East and the beyond. उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें इस पाकिस्तान के रोल की, स्पेशली इन द अरब एंड इजरायली कॉन्फ्लिक्ट्स. अब आप लोगों को तो पता है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का या इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. बस हम थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान की कैसी जो रिलीवेंसी है ना वो डिमिनिश होती जा रही है. पाकिस्तान का जो रोल था पहले बड़ा एक्टिव रोल था, अब वो यहाँ पे इसका पैसिव रोल जो है ना, पैसिव भी नहीं बल्कि उसने एंटायरली शिफ्ट लिया है अपने रोल में.
सो अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकली सपोर्टेड अरब स्टेट्स इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद इज़राइल। अगर हम इनके 6 डे वॉर की बात करें, जो हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में, जिसको कहते हैं सिक्स डे वॉर, जिसको जो है ना, जिसमें पाकिस्तान ने भी बड़ा रोल प्ले किया था। कैसे रोल प्ले किया था? क्योंकि उसने सपोर्ट किया था अरब स्टेट्स को in this conflict against the Israel. So during the Arab-Israel war, such as the Six Day War or the other war, which happened in the year of 1973, Yom Kippur War, Pakistan provided political support and voiced strong condemnation of Israeli actions. So while Pakistan did not engage militarily, but its diplomatic support was aligned with its broader strategy of fostering solidarity with the Arab nation. और उसके बाद जो है ना, हम देखते हैं कि फोर्थ वन इज डिप्लोमेटिक। हम जो है ना दोबारा न्यू पेज स्टार्ट करते हैं। ओके, फोर्थ वन अगर हम बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक मीडिएशन मीडिएशन एफर्ट्स। पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ मीडिएटर। पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का भी रोल प्ले किया है इन द अरब वर्ल्ड। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे यहाँ, पाकिस्तान ने जो है हमेशा फैसिलिटेट किया है डायलॉग को विद इन द मिडिल ईस्ट। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान हैज़ engaged in various diplomatic efforts to support the peace initiatives and resolve टेंशन्स अमंग द अरब स्टेट्स। वो अलग बात है कि उनकी जो सक्सेसेस थी वो मिक्स्ड थी, उनमें फेल्यूर्स भी थे, कुछ सक्सेसेस भी थी, लेकिन एक पाकिस्तान ने रोल तो प्ले किया है ना एज अ मीडिएटर। चाहे वो ईरान यूएसए की बात करें, हम यमन की उसकी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था फॉर द सपोर्ट, तो मतलब रेलिवेंसी थी ना पाकिस्तान की। सो दैट्स व्हाई द अरब कंट्रीज आर द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लुक्ड एट पाकिस्तान फॉर द सपोर्ट, वेदर वो मिलिटरली सपोर्ट हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, जो भी सपोर्ट हो, at least Pakistan was very relevant for the region of Middle East, and it was um, uh, very key player for the Middle Eastern countries. उसके बाद अगर हम मिलिट्री सपोर्ट की बात करें या इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट की बात करें, तो पाकिस्तान ने जो है ना इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड की है। सो वी कैन राइट हेयर लाइक द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। जब मैं पेपर पे लिखती हूँ तो यहाँ पे यूँ ना समझिएगा कि मेरे डॉक्टर्स वाली जो है ना वो राइटिंग, एक्चुअली माई राइटिंग इज़ वेरी गुड। एक यही चीज़ है मुझे जो अपनी पसंद पसंद है, दैट्स माई हैंड राइटिंग। So during the Cold War, Pakistan provided military support to the several Middle Eastern countries. You can take the example of Saudi Arab. Pakistan provided military equipment, other training to the Saudi Arabia. उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को enhance करने के लिए और उसके बाद इकोनॉमिक असिस्टेंस भी, लाइक पाकिस्तान also received the economic assistance from the Gulf countries, which helped support its development effort, and in return Pakistan engaged in economic strategic partnership with these states. तो पाकिस्तान का मिलिट्री रोल, डिप्लोमेटिक रोल, पॉलिटिकल रोल, इकोनॉमिक रोल, मतलब बहुत ही एक्टिव रोल रहा है इन द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट। उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे रोल इन अफगान वार और सोवियत वार। तो वो भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था इन द अफगान वॉर्स। के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द गल्फ स्टेट, ये हम लिख लेते हैं। 6 नंबर 1 इज द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द गल्फ स्टेट्स। अब उसमें देखें ना, पाकिस्तान सऊदी रिलेशन इज अ गुड एग्जांपल। और पाकिस्तान सऊदी का जो एमपी था, लीडर था, वो भी पाकिस्तान आया था प्रीवियस ईयर्स में, उसने विजिट किया था। हमारी होली प्लेसेस वहाँ हैं, हमारे जो वर्कर्स होते हैं वहाँ जाते हैं काम करने। तो मतलब बड़े अच्छे जो है ना रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी के। सो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे हमेशा रहे हैं with the Arab countries like Pakistan and Saudi Arabia have historically enjoyed close relations with cooperation in a various field, चाहे वो डिफेंस फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, या रिलीजियस टाइज हो।
तो इनकी क्लोज जो है ना एक इंगेजमेंट रही है। उसके बाद जो है आप मिलिट्री कोऑपरेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। और उसके बाद यूएई के साथ देखें, कतर के साथ देखें कि पाकिस्तान आल्सो डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द गल्फ कंट्रीज लाइक यूएई एंड कतर, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो या उसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो। उसके बाद पाकिस्तान का रोल इन ओआईसी, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट द समिट जो ऑर्गेनाइज की गई थी इन लाहौर, जो एक बड़ी सिग्निफिकेंट मीटिंग थी। ओके, हम वापस आ गए अपने आर्टिकल पे। एक्चुअली ना मुझे यूं लग रहा है कि मैं बहुत जो है ना डिटेल में जा रही हूँ, सो हम अपने आर्टिकल पे ही रहते हैं। अब देखें कि यहाँ पे क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन की हमने बात की तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वीकनेस है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो आ जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप आजकल देख रहे हैं। उसके बाद पुअर गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है एंड स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूजन्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है जो हमने अभी डिस्कस की। ओके, जिसके बाद है हमने ये इश्यूज डिस्कस किया। अब यहाँ पे कि द की क्वेश्चन रेज्ड बाय this did why the country was strategically relevant in the past। अगर हम बात करते तो पाकिस्तान में पास्ट में पाकिस्तान क्यों रेलिवेंट था ना। So for this over 2 decades after its independence it was a cold war। हमने cold war को already discuss कर चुके हैं कि पाकिस्तान कैसे रेलिवेंट था फॉर द पोजीशन ऑफ इट्स मच sought after ally by the US led west in its fight। अब जो फाइट थी यूएसए की अगेंस्ट द कम्युनिज्म, आपने देखा कि पाकिस्तान आल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ सीटो एंड द सेंटो। फिर उसके बाद अफगान वार में उसका जो है वो रोल, तो ऑलरेडी हमने इसका हम ये डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। जो यूएस सॉरी वेस्टर्न जो स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अलायंसेस थे उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन की थी। उसके बाद अगर हम 1980s की बात करें, इट वाज अ सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अब वहाँ पे भी देखें कि पाकिस्तान में एक फ्रंट लाइन रोल मिला था इन द इंटरनेशनल कोalition कैंपेन टू रोल बैक रशियन कॉपरेशन, रशियन ऑक्यूपेशन। ठीक हो गया। उसके बाद द डिफीट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज फॉलोड बाय अ पीरियड इन व्हिच पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डिक्लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अफगान वार की बात की कि पाकिस्तान ने कैसे वहाँ पे जो है वो रोल प्ले किया था टू एंड द रशियन ऑक्यूपेशन। और उसके बाद दूसरा जो इंसिडेंट हमें मिलता है जिसमें पाकिस्तान की रेलिवेंस बहुत बढ़ जाती है वो था 9/11। 9/11 जो था उसके बाद पाकिस्तान वंस अगेन अज्यूम द फ्रंट लाइन रोल इन द सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। एंड उसके बाद जो था टू कोस्ट अलोंग 2 decades इन द ग्लोबली प्रोमिनेंट रोल एज अ रिजल्ट ऑफ यूएस एंड नेटो कंट्रीज नीड फॉर पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना कि वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान की हेल्प रिक्वायर्ड थी टू द यूएस एंड द नेटो कंट्रीज। तो वहाँ पे क्योंकि देखिए ना अफगानिस्तान में फाइट करनी थी, तो अफगानिस्तान इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पाकिस्तान, सो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड पाकिस्तान के पाकिस्तान का हमें साथ चाहिए, उसका कोऑपरेशन चाहिए इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब यहाँ पे देखें ना ये थ्री जो फ्रेसेस है ना, इसने जो थ्री ये फेसेस हैं, एक्चुअली ना आर्टिकल बहुत छोटा नजर आ रहा है तो दैट्स व्हाई। ओके, जो थ्री ये फेसेस है ना उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। लाइक एक्सटर्नल ड्यू टू एक्सटर्नल डायनामिक्स, रीजनल पॉलिटिकल स्टॉर्म्स ऑफ द बिग पावर राइवलरीज enhanced पाकिस्तान इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब हमने उस थ्री फेसेस की हम बात कर चुके हैं कि कोल्ड वार का पीरियड, द फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड द मिडिल ईस्ट, और उसके बाद जो है अफगान वार जो इन्वेजन थी वो। और उसके बाद ओके, अब यहाँ पे जो है ना वही बात की गई है कि पाकिस्तान इज नाउ ऑपरेटेड आफ्टर ओके, कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो जो एक्सटर्नल मिलिट्री इंगेजमेंट्स थी तो उन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था। लाइक पाकिस्तान कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन द मिलिट्री अलायंसेस
एंड द एक्सटर्नल सपोर्ट जो थी, हमने हमेशा उन पे रिलाई किया कि हमें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो हमारे इंटरनल रिफॉर्म्स थे, हमने इंटरनल रिफॉर्म्स पे फोकस नहीं किया। क्योंकि देखिए उस पीरियड के बाद बिल्कुल जो है वो सिनारियो चेंज हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड आ जाता है, द एंटायरली वर्ल्ड वो इंटीग्रेटेड हो जाती है। और वहाँ पे भी लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी, दैट ऑफ्टन रिमेंड रूटेड इन द आउटडेटेड पैराडाइम्स। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वही आउटडेटेड जो हमारी अप्रोचेस थी, हमने उन पे ही फोकस किया था। और हमने जो थे न्यू शिफ्ट्स या इंटरनल जो रिफॉर्म्स थे, हमने उन पे फोकस नहीं किया। अब यहाँ पे देखें कि कुछ सजेशंस हैं, लाइक कि अगर हम देखें तो पहले जो था ना, बायपोलर वर्ल्ड थी, अनलाइक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वेयर द वर्ल्ड वाज प्राइमरली डिवाइडेड बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, जिसको हम बायपोलरिटी कहते हैं। लेकिन जो करंट हमारा इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे मल्टीपोलरिटी बढ़ती जा रही है। अब मल्टीपोलरिटी का क्या मतलब कि मींस मल्टीपल कंट्रीज ऑन द रीजन्स दैट हैव सिग्निफिकेंट पावर इन्फ्लुएंस रादर देन जस्ट वन और टू। सो मेजर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है यूएसए भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, यूरोपियन यूनियन एंड अदर्स। तो वो उनका इन्फ्लुएंस। और उसके बाद जो है ना, मल्टीपोलरिटी के अलावा अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी या इकोनॉमिक जो पावर है उसकी भी हम यहाँ पे बात की गई है कि इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड अ कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज क्रूशियल। अब ठीक है, वो पहले जो थे पीरियड होता था जब उनकी जो टेरिटरीज होती थी ज़्यादा हों और उनकी जो मिलिट्री माइट थी, वो चीज़ें डिटरमाइन करती थी ना पावर, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बिसाइड्स दैट इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी बड़ी क्रूशियल है। A strong economy help countries gain global influence ना। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा ना। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। और उसके अलावा दैट कंट्री कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक चाइना एंड द यूएसए आर इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री पावर, बल्कि उनकी लार्ज एंड एडवांस जो इकोनॉमी है ना, वो भी जो है इस चीज में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड दे हैव वेरी एक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। ओके जी, यहाँ पे जैसे आर्टिकल में जो है मैंने बात की, लिखा भी हुआ है बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की, कि प्रीवियसली जो बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, ज़्यादा टेरिटरीज हो, मिलिट्री जो है माइट हो, वो कंट्रीब्यूट करती थी, वो डिटरमाइन करती थी कि वो बिग पावर है या नहीं। लेकिन आजकल उनके साथ साथ जो है ना, वो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो भी बड़ा रोल प्ले करती है टू डिटरमाइन द सुपीरियरिटी ऑफ एनी स्टेट इन द इंटरनेशनल अरीना। लाइक आप यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी इकोनॉमी का, उसका रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, रीजनल अफेयर्स, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप वहाँ उनके भी एग्जांपल, B3 जो डब्ल्यू है, आप वहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए के। और उसके अलावा आप इसके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई, उसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं कि कैसे वो इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ को या इकोनॉमी को एज अ यूज़ करते हैं। उसके बाद आप तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इकोनॉमिक सेक्शंस का ले सकते हैं। आप जो है फोर्थ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना जो है उसका अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करें, BRI, Belt and Road Initiative, it's a very massive and global development strategy। इसका एम क्या है? इन्वेस्ट करना। किस चीज में इन्वेस्ट करना? इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक हो गया। किस में इन्वेस्ट करना? इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके साथ साथ जो है ना, कौन से रीजन्स में? एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। एंड बाय फंडिंग these projects China enhance its influence and establish strong economic ties with the participating countries। और उसके बाद हम उसके जो है वो ग्लोबल ट्रेड की बात करें, चाइना के ग्लोबल ट्रेड की। चाइना विथ इट्स लार्ज इकोनॉमी, इट्स अ मेजर प्लेयर द ग्लोबल ट्रेड। उसके बाद हम जो है तीसरी इसकी बात करेंगे, AIIB। It stands for Asian Infrastructure
investment bank. So China established the Asian Infrastructure Investment Bank to invest in infrastructure projects in Asia and beyond. अब उसके बाद जो है ना यूएसए चाइना का तो एग्जांपल हो गया, आप उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। उनकी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है आप उनका एग्जांपल ले सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट जो एड है उनके उनका एग्जांपल ले सकते हैं। और उसके बाद जो है आप जापान का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जापान is leading or emerging एशियन इकोनॉमी। उसके बाद आप उसकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं जापान की। मैं यहाँ पे जो है ना वो लिखती हूँ, जैसे ये फोर्थ होगा जापान। अब आपने भी देखा है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद कैसे जो है वो जापान तबाह हो गया था, लेकिन इसने अपनी इकोनॉमी पे जो है वो वर्क किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे वर्क किया। सो जापान यूज इट्स इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। व्हाट? इकोनॉमिक diplomacy. So Japan uses its economic strength to foster bilateral and multilateral relations and participating actively in the international organizations like G7 जो developed countries की एक organization in the World Trade Organization. So this participation helps Japan shape global economic policies. उसके बाद जो है ना आप फिफ्थ एग्जांपल ले सकते हैं सऊदी अरब का। लाइक सऊदी अरब की ना पेट्रो डॉलर इकोनॉमी थी, उसने रियलाइज किया कि भाई ऑयल की रेलिवेंस थोड़ी कम होती जा रही है, तो मुझे अब जो है ना दूसरे फैक्टर्स, दूसरे जो एवेन्यूज है वो भी एक्सप्लोर करने चाहिए। सो इसने टूरिज्म पे भी काम किया है, लाइक रेड सिटीज। आप जो है न्यूयॉर्क का आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और उसके बाद ओपेक इन्फ्लुएंस, उसका ओपेक में इन्फ्लुएंस देखें, उसकी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जिसकी मैंने बात की, उसका जो है ना सऊदी अरब का विजन है 2030 जो है ना विजन। Through initiatives like Vision 2030, Saudi Arabia is investing heavily in sectors beyond oil such as tourism, technology। और उसके बाद जो है आप फिफ्थ एग्जांपल ले सकते हैं साउथ कोरिया की। किसकी एग्जांपल? साउथ कोरिया की। उसकी टेक्नोलॉजी की, ट्रेड की, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। ठीक हो गया। तो ये वो स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जो है वो बूस्ट किया है to gain a dominant place in the world affairs. So countries with strong economies obviously use their financial resources to project power globally through various means। और वो इन्वेस्टमेंट वो कौन से मीन्स है? नंबर वन इज इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, एंड उसके बाद उनकी जो है पार्टिसिपेशन, किसमें पार्टिसिपेशन भाई? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने यूएसए के एग्जांपल ले लिए दे दिए हैं आप लोगों को, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का। मैंने जो है G7 का एग्जांपल दिया, जापान का, मैंने ओपेक का एग्जांपल दिया, सऊदी अरब का। ठीक हो गया। और आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं एसीओ में, रशिया का एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट हो गया, पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके बाद शेपिंग इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको भी शेप करना। और उसके बाद जो है ना थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है उनको डेवलपमेंट एड जो है वो प्रोवाइड करना और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना। अब प्रोजेक्ट्स जैसे B3W है। उसके बाद जो है आप BRI का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे तो जो है ना वो बहुत सारे जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है चाइना की विद आसियान कंट्रीज। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो क्लियरली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की एंड इकोनॉमी को एज ए टूल यूज करने की। ओके, अब ये पैराग्राफ है जो यहाँ पे मिडिल जो पावर्स है उनकी बात की जा रही है कि लाइक इन ग्लोबल अफेयर्स रिफ्लेक्ट दिस मिडिल पावर्स आर नॉट। देखिए ना, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो सुपर पावर्स नहीं है, बट दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव देम द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द जियोपॉलिटिक्स। अब उनकी जो इकोनॉमीज है ना, लाइक हम यूएसए की बात, सॉरी, हम सऊदी अरब की बात कर चुके हैं, हम यूएई की बात कर चुके हैं। तो अब जो है ऑलरेडी हम उनका डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उनकी इकोनॉमीज ने उनको हेल्प आउट किया है टू एंजॉय द डोमिनेंट प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर्स।
अब उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स को तो बात की थी और उसके बाद जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ की भी कि डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। आप यूरोपियन हिस्ट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप कंसर्ट ऑफ यूरोप का जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रेंच के इवन हाँ कंसर्ट ऑफ यूरोप का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रेंच का जो उस टाइम का जो डिप्लोमेट था उसने कैसे डिप्लोमेटिकली जो है उनका माइंड चेंज किया था। लाइक फ्रांस के ऊपर कोई भी जो है वो रिप्रेशंस नहीं हुई थी, ना ही उनकी जो वॉर की गिल्ट वगैरह था वो भी नहीं जो है फ्रांस को फेस करना पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक जो माइट होती है, डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो बड़ा ही रोल प्ले करती है। वो भी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। लेकिन जो है ना इनके साथ साथ इनके साथ-साथ जो है ना ओके diplomatic strength incorporating soft power in countries diplomatic strategy will help to improve it। उसके बाद सिर्फ सॉफ्ट पावर ऑब्वियसली वो भी जो है बड़ा नेसेसरी है। उससे भी जो है कंट्रीज जो स्टेट्स हैं उनकी से जो होती है ग्लोबल अफेयर्स में वो भी जो है वो इंक्रीज होती। अब देखिए ना पाकिस्तान के पास भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी है, सॉफ्ट पावर भी है। मतलब एक तो देखिए ना पाकिस्तान जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनको भी एसेस प्रोवाइड कर सकता है। लाइक पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय टू लार्ज इकोनॉमीज, चाइना है और उसके बाद जो है इंडिया है। मतलब पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ है टू ऑफर। तो उन पे भी जो है ना इफ आइडेंटिफाइड एंड लिवरेज इंटेलिजेंटली कैन हेल्प क्रिएट पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट द कंट्री एंड बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास भी जो है ना ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर उनको आइडेंटिफाई करें, लाइक जैसे देखिए पाकिस्तान ने शिफ्ट लिया था अपनी फॉरेन पॉलिसी ने फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स एंड इट वाज अ वेरी गुड शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उन चीज़ों पे उन चीज़ों के ऊपर ही जो है हम फोकस करें और उनको आइडेंटिफाई करें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन आल्सो एंजॉय दैट प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर। सो सो टू सम ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल रेलिवेंस नाउ डिपेंड्स ऑन इट्स। अब देखें ना पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है, और नंबर वन था कि डोमेस्टिक रीपोजिशनिंग एंड द सेकंड इज चॉइसेस मेड एट होम टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। अब उसमें हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे और उसके बाद जो है कम्पिटेंट गवर्नेंस की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को हेल्प कर सकती हैं to enjoy a very good place and the dominant place and the world affairs and in the international politics. So it was all about the article which is written by the Madam Maliha Lodi, जिसमें हमने पाकिस्तान की बात की कि हाउ पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इट्स रेलिवेंसी इन द वर्ल्ड अफेयर्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या चाहे वो अमेरिकन पॉलिसी हो या इंटायर जियोपॉलिटिक्स हो, कि पाकिस्तान की कैसी जो रेलिवेंसी है वो डिमिनिश होती जा रही है। अगर हम कोल्ड वार की पीरियड की हमने बात की कि पाकिस्तान का कितना जो है वो एक्टिव रोल था अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, अफगान वार में और मिडिल ईस्ट में, लेकिन आजकल जो वो पाकिस्तान का रोल है वो रिड्यूस होता हुआ हमें नजर आता है। एंड थैंक यू सो मच।